हेलो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले 3-4 वीडियो में लेखांकन का जो परिचय है, जनरल प्रविष्टियां हैं या लेखांकन के सामान्य नियम हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ते हैं। साथ ही इस चैप्टर से कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। जो पीछे आ चुके हैं उन पर भी करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, मैं सीधा सीधा आपको बुक से देख करके, जो मेरे पास मैटर है, बुक है और कोई गाइड वगैरह है अपनी, तो वो सारे क्वेश्चन देख करके बताता हूँ, साथ में उनका विवरण दे देंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है कि दोहरा लेखा प्रणाली का जनक। अब देखिए, पहली जो हमारा वीडियो था ना, उसमें ये मैं यहां एक प्रश्न की बजाय आपको 3 प्रश्न बता देता हूं। जनक है तो या उसका वर्णन सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले यदि आपको याद हो तो 1494 में लुकास पेसियोली ने द कंपेसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक लिखी। तो जनक कौन हो गया? लुकास पेसियोली। अब यहीं आपको 2 प्रश्न और बता देता हूं मैं, सन भी याद रखना साथ में। 1494 के बाद में 1543 में यूजोल्ड कैसिल ने इस पुस्तक का, जो लुकास पेसियोली ने लिखी द कंपेसेट स्क्रिप्चर्स, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके बाद में 1795 में एडवर्ड जॉन द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहां 3 प्रश्न हो गए आपके। पहली, ये सन भी याद रखें और ये तीनों के नाम भी याद रखें। अगला प्रश्न हम करते हैं। ये दूसरा प्रश्न जो है वो इसमें आ गया है। दूसरा प्रश्न है, दोहरा लेखा प्रणाली पर सबसे पहले अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले थे। तो एडवर्ड जॉन, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इस पुस्तक को लिखा एडवर्ड जॉन ने, इंग्लिश में लिखा। जो अब बुक कीपिंग जो शब्द है ना, उस पर भी एक बार चर्चा कर देता हूं। बुक कीपिंग का तात्पर्य होता है, बुक यानी किताबें, कीपिंग यानी रखना यानी पालना। पुस्तक पालन हिंदी में कहते हैं, यानी पुस्तकों को पालना, लेख रखना। पुस्तकों को पालने से तात्पर्य है कि पुस्तकों को रखना। रखने का तात्पर्य ये नहीं है कि जचा करके अलमारी में रखना। रखने का तात्पर्य है कि उनको लेखे के उद्देश्य से रखना। और पुस्तक पालन जहां समाप्त होता है वहां लेखांकन शुरू होता है। एक प्रश्न ये भी बनता है अपना। तीसरा प्रश्न है, व्यवसाय को प्रारंभ करते समय व्यवसाय का स्वामी जो धनराशि लाता है उसे कहते हैं। व्यवसाय प्रारंभ करते समय व्यवसाय का स्वामी जो धनराशि लाता है उसे कहते हैं। तो उसे हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल। सबसे पहली जो प्रविष्टि होती है वो यही होती है, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रविष्टि हमने की थी। व्यवसाय का स्वामी जो धनराशि लाया, कैश लाया, उस कैश को किस नाम से जाना जाएगा? पूंजी के नाम से जाना जाएगा। पूंजी लाया। ये दूसरी बात यहां और बताता हूं मैं आपको कि व्यवसाय का नियमानुसार यदि हम प्रविष्टि करें तो प्रविष्टि ये बनती है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे नाम करो। ये हमने पढ़ा पहले। जो वस्तु आई, क्या आया? कैश आया। टू, दूसरा है व्यक्तिगत खाता। जैसे राम ने 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो राम लाया 1 लाख रुपए। जो वस्तु व्यापार में आई उसे नाम कर दिया। देने वाले के जमा करो, व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले के नाम, देने वाले के जमा। तो ये जमा हो गया। टू, राम लाया था, राम लिख सकते थे, लेकिन राम इसलिए नहीं लिखेंगे कि राम का ही व्यापार है। राम की पुस्तकों में राम का खाता नहीं आएगा। वो समस्त व्यवहार इस पूंजी के माध्यम से करेगा। तो इसमें आपको पास कोई भी ऑप्शन हो, कैश आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, वेजेज कह दे, ड्राइंग कह दे, आहरण, कुछ भी आए, हमारा उत्तर होगा कैपिटल। मैं ये क्वेश्चन भी थोड़े जल्दी करवाना चाहूंगा क्योंकि इसमें काफी समय लग जाता है, लेकिन
बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि इनके अलावा मैं जो बताऊंगा आपको उसके अलावा प्रश्न बनते ही नहीं है। देखिए, लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोग करता है। अब प्रश्न देखिए, केवल आंतरिक उपयोगकर्ता, तो जिसको आंतरिक समझ में आ जाएगा उसको बाहरी भी आ जाएगा। आंतरिक उपयोगकर्ता का मतलब व्यवसाय के अंदर जो आदमी है वो कौन है। अब हमारे पास कुछ भी ऑप्शन दे, मान लीजिए एक शब्द दे दिया मैनेजर, कंपनी का स्वामी, ये दो नाम आए। अब तीसरा आ गया बैंक, जिससे हमने ऋण लिया, तो ये सूचना का बाहरी उपयोगकर्ता हो गया। ये दोनों व्यवसाय के अंदर के हैं। ग्राहक आ गया, बाहरी हो गया। तो आंतरिक और बाहरी में केवल आंतरिक शब्द का ध्यान देंगे तब हमें पता चल जाएगा। जैसे ये जो क्वेश्चन था इसमें है ऑप्शन लेनदार, प्रबंधक, ग्राहक, बैंक। तो अब जो अपना जो उत्तर होगा इसमें वो आंतरिक उपयोगकर्ता में प्रबंधक हो जाएगा। लेनदार बाहरी है, ग्राहक बाहरी है, बैंक बाहरी है। ये बैंक बाहरी था। अब ग्राहक, दो शब्द तो ये है ही। तीसरा लेनदार शब्द आया जो व्यवसाय में रुपए मांग रहे हैं, और चौथा प्रबंधक, मैनेजर कह दिया हमने। तो ये और ये दोनों आंतरिक ही है, बाकी बाहरी हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है। देखिए, व्यवसायिक लेन देन नहीं है, इससे पहले एक प्रश्न और बनता है कि हम लेखा केवल उन्हीं का करते हैं जो वास्तव में लेन देन हो, यानी जिसे हम मुद्रा में मापा जा सके, कैश, रुपए में जिनको जिस वस्तु को मापा जा सके, केवल वही व्यवहार होगा और उसी का लेखांकन होगा। पहला है 5,000 रुपए का कर्मचारियों को भुगतान किया। अब कर्मचारी को भुगतान किया, कर्मचारी एम्प्लॉय को भुगतान किया, पाने वाले के नाम करो, एम्प्लॉय अकाउंट DR टू कैश, रुपए में मापी जाती है, लिखेंगे। दूसरी प्रविष्टि है उषा को 5,000 रुपए मासिक टाइपिस्ट नियुक्त किया। ये बाद में बताऊंगा क्योंकि इसका उत्तर यही है। पहले 3 जो ऑप्शन हो रहा है वो 2 और बच गए, वो बता देता हूं। बैंक खाते से 5,000 रुपए अपने बेटे की फीस का भुगतान किया। बैंक खाते से बेटे की फीस का भुगतान किया, तो बेटे की फीस व्यवसाय की फीस नहीं है। हमने पहली पढ़ी पृथक अस्तित्व अवधारणा, पृथक अस्तित्व अवधारणा, यानी व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय दोनों अलग अलग है। तो बेटा किसका ही है, व्यवसाय का या स्वामी का? स्वामी का। तो व्यवसाय पैसे क्यों चुकाएगा उसकी फीस की? इसलिए इसको हम मानते हैं ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक में से चुकाई है बैंक। यदि कैश चुकाता तो ओब्लिक कैश आ जाता। चेक जहां शब्द आता है वहां बैंक करना होता है, या बैंक लिखा हुआ होता है तब भी बैंक, नहीं लिखा नगद शब्द आता है तो कैश। तो ये जो बेटा है ना वो स्वामी का है, व्यवसाय का नहीं है। इसलिए ये जो भी राशि निकालेगा, बेटे की फीस के लिए भुगतान किया, या उसकी पढ़ाई का भुगतान किया, या उसके व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान किया, निजी आहरण, माल का आहरण। जब माल का आहरण आ जाता है तो ये कैश की जगह हम परचेज लिख देते हैं, इतना ही फर्क होता है। दूसरी प्रविष्टि ये होगी। 3, व्यवसाय के लिए 50,000 रुपए की मशीन खरीदी। 50,000 रुपए की मशीन खरीदी। जो वस्तु व्यापार में आती है नाम करो, मशीन अकाउंट DR। 50,000 रुपए में खरीदी यानी रुपए भी दिए, टू कैश 50,000। हिसाब क्लियर। एक प्रविष्टि पैसे में मापी जा सकती है, लिख रहे हैं। पैसे में मापी जा सकती है, दूसरी भी लिख रहे हैं। तीसरी भी पैसे में मापी जा सकती है, लिख रहे हैं। लेकिन राम को या रमा को या X किसी भी व्यक्ति को टाइपिस्ट नियुक्त किया, हमने अभी तक कोई लेन देन नहीं किया, न पैसे दिए हैं न पैसे लिए हैं। इसलिए इस प्रविष्टि का लेखांकन नहीं होगा। यही हमारा प्रश्न था। अगला प्रश्न, कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है, या इसको नहीं लिखेंगे तो
रमा को टाइपिस्ट नियुक्त किया, ये नहीं लिखेंगे। कुल मिला के बात यह है कि आपको कुछ भी दे दिया जाए, आप तो ये देखें कि वास्तव में वो लेन देन हुआ है या नहीं हुआ। भले रुपए हम बाद में देंगे ना, उधार है तो रमा को तो देंगे, लेकिन देंगे उसके काम के बदले देंगे। टाइपिस्ट नियुक्त किया है, ये लेखांकन व्यवहार नहीं है। भारत में लेखांकन का उल्लेख पाया जाता है तो पुराणों से लेकर वेदों, महाभारत, पुराण इत्यादि। तो इसका जो उत्तर है वो आपके 3-4 ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, तो ये सभी में उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोमवासी दैनिक बही का प्रयोग करते थे। तो हमने पढ़ा था कि रोम में भी लेखांकन का उल्लेख पाया जाता है। तो रोमवासी जो थे वो दैनिक कार्यकलाप जो थे वो लिखते थे प्राप्तियों भुगतान के संबंध में, इसलिए प्राप्तियों भुगतान के लेखांकन के लिए इसका उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में बेबीलोनिया को पुकारा जाता था। ये प्रश्न, बेबीलोनिया पहले वीडियो में है, वाणिज्य नगरी। बेबीलोनिया को क्या कहते थे? वाणिज्य नगरी। बाकी कुछ भी ऑप्शन हो ना, अपने को कोई मतलब नहीं। ऑप्शन सुना देता हूं फिर भी, स्वर्ण नगरी, मौद्रिक नगरी, वाणिज्य नगरी और पट्टी नगरी। तो उत्तर है वाणिज्य नगरी। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण कहलाता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट और चौथा या तो इनमें से कोई नहीं या ट्रायल बैलेंस, अर्थात तलपट लाभ हानि खाता। P&L का मतलब है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता, और बैलेंस शीट यानी चिट्ठा या स्थिति विवरण। प्रश्न है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। वित्तीय स्थिति, तो वित्तीय स्थिति को बैलेंस शीट दर्शाती है। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, 18, 19 जो भी सन हो, बैलेंस शीट में जो राइट साइड होती है हमारी, वहां आती है असेट्स, संपत्तियां, अगला अमाउंट का कॉलम, और जो लेफ्ट साइड होती है उसमें आती है लायबिलिटीज। LITIES, लायबिलिटीज यानी दायित्व। तो ये तो हो गया दायित्व। इधर आती है संपत्ति। या वित्तीय स्थिति यही दर्शाता है। P&L दर्शाता है कितना शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। P&L का यदि पूछा जाए, तीनों यही बता देता हूं। P&L हमें शुद्ध लाभ व्यवसाय का या हानि। ट्रेडिंग जो दर्शाता है वो दिखाता है हमें सकल लाभ या हानि, सकल लाभ या हानि। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यदि आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, ग्रॉस प्रॉफिट, खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, ग्रॉस लॉस। P&L से नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और ये जो P&L में नेट प्रॉफिट हुआ उसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं कैपिटल में जोड़ करके। यदि ये भी प्रश्न पूछा जाए, कैपिटल लिखते हैं यहां, पूंजी कितनी है, ऐड नेट प्रॉफिट, और इसमें से लेस करते हैं ड्रॉइंग, आहरण। व्यवसाय के स्वामी ने जो आहरण किया उससे पूंजी कम हो गई। 2 लाख रुपए लगाए थे, 20,000 रुपए पुत्र की फीस के लिए निकाले, यहां लेस हो गए, पूंजी कम हो गई उसकी। अगला प्रश्न है 2000 वर्ष पूर्व राज्य के लेखांकन का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता था। तो कहां होता था? पहली क्लास में हमने पढ़ा, चीन में होता था। अब इसको क्या लिखना है? सीधा याद करने वाला प्रश्न है। देखो भैया, कुछ प्रश्न हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं ना, जैसे याद करना, बाबर 1526 में भारत आया तो आया ही, उसको क्या समझाएंगे, क्या करेंगे, 1526 याद करना है। वैसे ही 2000 वर्ष पूर्व राज्य के लेखांकन का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता था, तो चीन में होता था। लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता, इसके ऑप्शन स्वामी, मुख्य प्रबंधक, रोकड़िया, लेनदार। अब देखो, स्वामी, मुख्य प्रबंधक, रोकड़िया, ये 3 क्या है? स्वामी, रोकड़िया, मुख्य प्रबंधक यानी मैनेजर, और तीसरा है
चौथा है लेनदार। अब देखो स्वामी व्यवसाय के अंदर है, रोकड़िया कैशियर वहां काम कर रहा है, मैनेजर वहां काम कर रहा है, तो बाहर का कौन है? लेनदार। लेनदार यानी जो 90 रुपए मांग रहा है। अगला प्रश्न है स्थायी परिसंपत्ति। ये भी कुछ चीजें मैंने आपको पहले बताई थी संपत्तियों के बारे में। असेट्स दो भाग हैं, स्थायी फिक्स असेट्स और दूसरा करंट यानी चालू परिसंपत्ति। वे परिसंपत्तियां जो एक साल लगभग में समाप्त हो जाती है या नगद में परिवर्तित हो जाती है, वो चालू परिसंपत्तियां होती है। और जो लंबे समय के लिए होती है हमारे पास, वो स्थायी संपत्तियां होती है। अब कुछ के नाम बता देता हूं मैं आपको। मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कार, व्यवसाय के उपयोग में ही आनी चाहिए, पर साथ में ये ध्यान रखना। ये हो गई आपकी स्थायी संपत्तियां। अब इसमें गुडविल भी स्थायी संपत्ति ही मानी जाती है, लेकिन इसका ये दूसरे भाग में आती है। एक प्रकार से और वर्गीकरण होता है संपत्तियों का, अभी बता दूंगा मैं आपको। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये स्थायी संपत्तियां हैं क्योंकि ये एक साल से ज्यादा के लिए चलती है। अब चालू परिसंपत्तियों में कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश नगद रुपए जो व्यवसाय में पड़े हैं, स्टॉक जो माल हमारे पास पड़ा है, डेटर यानी देनदार जो रुपए हमें देंगे एक साल में दे देंगे, बीआर बिल्स रिसीवेबल, ये भी रुपए में एक साल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये चालू परिसंपत्तियां हैं, ये स्थायी परिसंपत्तियां हैं। अब एक प्रकार से और वर्गीकरण होता है संपत्तियों का, वो होता है मूर्त और दूसरा अमूर्त, टेंगिबल, इंटेंगिबल। टेंगिबल और इंटेंगिबल, जिन संपत्तियों को हम देख सकते हैं वे मूर्त है। तो मशीन देख सकते हैं, फर्नीचर देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं, कार देख सकते हैं, हमारे सामने है, कैश भी है, स्टॉक है, डेटर है, ये सब हमारे सामने है, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये मूर्त संपत्तियां हैं। ऐसी संपत्तियां जब जिनको हम महसूस कर सकते हैं केवल, उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आती है गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। गुडविल ख्याति, व्यवसाय की वह संपत्ति जो उसकी साख के कारण, दूसरा शब्द ही साख है इसका, उसके कारण हमने कमाई है। पेटेंट, किसी नाम से हम पेटेंट करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं, ट्रेडमार्क होता है। ये सब हमारी अमूर्त संपत्तियां हैं, यदि ये प्रश्न भी पूछा जाए तो। पूंजीगत व्यय का उदाहरण। अगला प्रश्न व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का हो गया, चालू परिसंपत्ति हो गया, स्थायी परिसंपत्ति हो गया आपका। अब एक प्रश्न और बनता है, देखिए पूंजीगत व्यय का उदाहरण है, इसको मैं यहीं पढ़े रहने देता हूं। पहले हमारा ये विभाजन होना चाहिए। एक प्रश्न है अभी कि पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। व्यय का उदाहरण तो हमने समझ लिया। ऐसे प्रत्येक व्यय खर्चा हमें लाभ देता है। अब वो आज देगा या कल देगा या 10 दिन तक देगा या 10 सालों तक देगा, एक अलग बात होता है। तो ऐसे व्यय, जिन व्ययों का लाभ हमें एक साल से ज्यादा के लिए मिलता रहता है, वे व्यय पूंजीगत व्यय होते हैं। और जिन व्ययों का लाभ हमें एक साल के भीतर ही मिल जाए, एक साल से कम या एक साल तक, 1 ईयर, ऐसे व्यय आयगत व्यय कहलाते हैं। मजदूरी चुकाई, चुंगी चुकाई, ऑक्ट्रॉय जिसे हम कहते हैं, भाड़ा चुकाया, वेतन चुकाया, ये सब आयगत व्यय हैं। अब इसमें जो ऑप्शन है वो सुने, देखिए किराया, रेंट, दूसरा है कमीशन, तीसरा है लाभांश, डिविडेंड, चौथा है फर्नीचर। अब देखिए आप खुद ही, रेंट एक साल के लिए चुकाया, कमीशन किसी काम को हमने जब किया उसके लिए ही चुकाया, डिविडेंड कोई मशीन वगैरह खरीदी तो उसके लिए कमीशन चुकाया, या विक्रय बढ़ाना था उसके लिए कमीशन चुकाया, डिविडेंड लाभांश अंशों पर चुकाया गया, फर्नीचर। अब इन सब में आप स्वयं देख सकते हैं, साइंस वाला व्यक्ति भी जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है वो भी ये बात समझता है कि ये सब छोटी है, एक साल तक की, फर्नीचर लंबे समय तक चलेगा। तो फर्नीचर पर जो हमने खर्चा किया वो पूंजीगत व्यय का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है आपको, लागत के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों का अभिलेखन किस अवधारणा के अनुसार व्यक्त किया जाता है? लागत के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों का विवरण, कॉस्ट बेसिस। तो इसमें हमने बहुत सारी अवधारणा और परंपराएं दोनों मिक्स करके आपको उत्तर पूछा जा सकता है। कुछ भी दें, आपका जो उत्तर है लागत शब्द आ गया, ये लागत अवधारणा के आधार पर ही हम स्थायी और चालू परिसंपत्तियों का वर्गीकरण करते हैं। एक चीज और थी भैया, उससे पहले बीच में रह गई है। संपत्तियां जो होती है, असेट्स, उनका जो बैलेंस पूछा जाता है वो हमेशा डीआर होता है। संपत्तियां हमेशा डीआर होती है। दायित्व जो होते हैं, लायबिलिटीज, उनका बैलेंस होता है सीआर। अब यहां एक नियम और बन गया कि यदि संपत्तियों में वृद्धि हो तो क्या करेंगे, और कमी हो तो क्या करेंगे। दायित्वों में वृद्धि हो तब क्या करें, और दायित्वों में कमी हो तो क्या करें। संपत्तियों में वृद्धि होने पर, यह लेखांकन का नियम है, वृद्धि हो तो डीआर ही करें, जो बैलेंस था वही करें। कमी हो तो इसका उल्टा कर दें, सीआर हो गया। अब इसका बैलेंस पहले से सीआर है, लायबिलिटीज का, दायित्व है, मांग तोड़ा जिकाना आप मारवाड़ी में कहा रुपया मांगे अपने में व्यवसाय में, अंगो बैलेंस सीआर है पहले से। वृद्धि हुई और सीआर कर दो, कमी हुई विपरीत कर दो। देखो उल्टो शब्द है वो, वृद्धि तो सही है, अब इको बैलेंस पहले से सीआर हो, कमी हुई तो वो उल्टो काम हो, उल्टो काम हो तो बैलेंस जिको भी को उल्टो करना है, सीआर को क्या कर दियो आप, डीआर कर दियो। अब देखो आप आगे प्रश्न। अच्छा, एक और होता है प्रॉफिट और दूसरा लॉस। डीआर प्रॉफिट का होता है सीआर। ये नियम में है, तीसरे में। तीसरा नियम है नाम मात्र खाते के लिए समस्त हानियों एवं खर्चों के नाम करो। तो डीआर का मतलब नाम, समस्त आय और प्राप्तियों के जमा करो, सीआर का मतलब जमा। अब प्रॉफिट, लाभों में वृद्धि होती है तो सीआर है पहले से, वृद्धि होने पर और सीआर करें। यदि कमी हो तो डीआर करें। डीआर जिसका बैलेंस है, वृद्धि होने पर उसको फिर डीआर करेंगे, कमी होने पर उसको सीआर, उसका उल्टा करेंगे। ये चार नियम, इसके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार कि मान लीजिए संपत्तियों में वृद्धि हुई तो उसको क्या करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं। अब ये आधारभूत लेखांकन जो मान्यताएं हैं वो पूछेगा आपको लेखा मानक के अनुसार। लेखा मानक, तो ये लेखांकन मान्यताएं जो है वो लेखा मानक 1 के अनुसार पूछेगा। तो इसकी एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, उ ए नी, उ ए नी। अब आप इसको आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा याद रहता है। उ का मतलब उपार्जन, दूसरा एक रूपता, और तीसरा निरंतरता। ये लेखा मानक 1 के अनुसार लेखांकन मान्यताएं हैं। अगला, स्थायी संपत्तियों का विक्रय किए जाने पर क्या होगा। स्थायी संपत्ति है हमारे पास, मान लीजिए एक मशीन है, इसको कैसे समझे। देखो यदि आप इसके पहले उत्तर पढ़ेंगे ना तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैं पहले आपको उत्तर पढ़ के सुना देता हूं। कुल संपत्तियां बढ़ेगी, कुल संपत्तियां घटेगी, कुल दायित्व बढ़ेंगे, या कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 ऑप्शन है। अब यदि आप सीधा पढ़ना चाहते हैं तो बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। प्रश्न है स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर क्या होगा, इसको बेचने पर क्या होगा। अब स्थायी संपत्ति क्या है, मशीन है। एक मशीन को यदि हमने बेचा तो क्या होगा व्यवसाय के लिए। मशीन को बेचा, क्या आया, रुपए आए, कैश अकाउंट लिया, जो वस्तु व्यापार में आती है नाम करो। दूसरा, दोनों ही वस्तु है, जो वस्तु जाती है उसको जमा करो, क्या गया, मशीन गई, मशीन गई।
अब देखो क्या है, इसने ये नहीं पूछा कि स्थायी संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या चालू परिसंपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तब तो उत्तर अलग हो जाएगा। प्रश्न ये पूछा संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न था ना। स्थायी संपत्तियों का विक्रय किए जाने पर कुल संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कुल संपत्तियों में ये दोनों संपत्तियां ही, संपत्ति कुल में तो है ही, एक चालू है एक स्थायी है, अलग अलग नहीं पूछा, संपत्ति का पूछा है। तो संपत्ति में क्या हुआ, हमारे एक समीकरण है पहले पढ़ी थी हमने, ए बराबर एल प्लस सी। तो ए की तरफ यदि हम देखते हैं, उधर वाली साइड छोड़ दें, ए असेट्स, एक संपत्ति कैश तो बढ़ गई 10,000 रुपए मान लीजिए बेची थी, कैश आ गए। दूसरी संपत्ति मशीन 10,000 रुपए घट गई। अब आप बताइए क्या हुआ, बैलेंस क्या आया, कोई फर्क नहीं पड़ा संपत्तियों पर, न घटी न बढ़ी। आगे देखें, व्यवसाय के स्वामी ने अपने व्यक्तिगत दवा के खर्चों को कंपनी के आय विवरण में शामिल कर लिया। बताइए कौन सा सिद्धांत प्रभावित हुआ। उसका खर्चा व्यक्तिगत था, दवा के जो समस्या थी, बीमार हुआ तो वो उसकी समस्या थी, अपने घर से पैसे लगाए, व्यवसाय से नहीं लेने। दो आदमी हैं, व्यवसाय अलग है और स्वामी अलग है। किस कारण अलग है ये बात हमने पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहली जो मान्यता लिखी थी हमने वो यही थी, पृथक अस्तित्व अवधारणा। इसी के कारण थी। अब इसमें 4 ऑप्शन बाकी हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन उत्तर यही होगा, पृथक अस्तित्व अवधारणा, यानी स्वामी अलग है और व्यवसाय अलग है, ये दोनों मिलने नहीं चाहिए। अब दवा का जो खर्चा हुआ वो व्यवसाय का नहीं है। यही प्रश्न पूछा गया, किस मान्यता का उल्लंघन हुआ। उत्तर जो दिए गए वो भी बता देता हूं मैं आपको, रूढ़िवादिता या लागत सिद्धांत या प्रकटीकरण या पृथक अस्तित्व अवधारणा। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन पृथक अस्तित्व अवधारणा, ये हमारा उत्तर होगा। एक प्रश्न और पूछा गया जो इसी पे मिलता है आपका, वह अवधारणा जो व्यवसाय को उसके मालिक से पृथक मानती है, व्यवसाय को उसके मालिक से पृथक मानती है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है सत्ता अवधारणा, ये भी कहते हैं सत्ता अवधारणा। तो सत्ता या पृथक अस्तित्व कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, यही इसका उत्तर होगा। मालिक को पृथक मानती है या व्यक्तिगत खर्चे जो व्यवसाय में लिख दिए जाते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए, लेखांकन मानदंड अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। तो लेखांकन मानदंड जो है वो अनिवार्य रूप से कंपनियों पर लागू होते हैं, कंपनी के लिए ये जरूरी है। बाकी ऑप्शन क्या आएंगे हमारे पास, एकाकी व्यापार, साझेदारी, एक और कोई है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले व्यवसाय यहीं से शुरू होता है। व्यवसाय का सबसे छोटा स्वरूप एकाकी व्यापार। एक आदमी जो हमारे आस पड़ोस के गली मोहल्लों में व्यापार करता है, दुकान खोल करके बैठा है, वो एकाकी व्यापार। साझेदारी अधिनियम 1932, उससे पहले साझेदारी थी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में शामिल थी। वहां से धाराएं अलग करके और साझेदारी अधिनियम 1932 बना दिया गया। तो जब एक व्यक्ति की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे पूंजी कम थी उसके पास, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब व्यापार करते हैं तो वो साझेदारी कहलाती है। तो 2 या 2 से अधिक, तो पैसा बढ़ गया, अब पैसा और चाहिए, तब हमने किसका उदय हुआ, कंपनी का। कंपनी अधिनियम 1956, तत्पश्चात कंपनी अधिनियम 2013 जो नया आया। तो लेखांकन के जो सिद्धांत हैं वो कंपनी पर लागू होते हैं, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो नियम भी लागू होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब समीकरण दिया गया है, एक ही समीकरण है, ए बराबर एल प्लस सी। ए असेट्स बराबर एल लायबिलिटीज प्लस सी कैपिटल। अब देखो, जो कॉमर्स वाले हैं वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मैं पहले एक आपको बीज जो बनाया था वही चीज है वापस।
ये लाइबिलिटीज थी, ये अमाउंट का कॉलम रुपए आने थे, ये एसेट्स संपत्तियां थी, और फिर अमाउंट का कॉलम रुपए आने थे। ये हमारी बैलेंस शीट का प्रारूप होता है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम संपत्तियां लिखते हैं, चालू संपत्तियां और स्थायी संपत्तियां और विनियोग, इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। लाइबिलिटीज साइड में जो है वो लाइबिलिटीज दो प्रकार की होती है। देखो, एक आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक जो है उसका नाम है कैपिटल, बाकी समस्त जो बच गई वो बाह्य हो गई, तो इसलिए इसका नाम L+C दिया गया। C कैपिटल और दूसरा जो है बाह्य है वो आपकी L हो गई, लाइबिलिटीज। अब समीकरण क्या है? L+C का जो योग होगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया आया इधर, तो असेट्स का योग हमेशा 1 लाख ही होगा। बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। अब ये हमारी समीकरण है A बराबर L+C। अब आपको हिंदी में जैसे अंग्रेजी में लिखा, दोनों में आता है पेपर। समीकरण को कैसे भी लिख सकते हैं? A-C बराबर L, A-L बराबर C। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है A बराबर L+C। इतना ही ऑप्शन है, चौथा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। कोई भी उत्तर हो, कैपिटल दायित्व है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज बराबर कैपिटल, असेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आगे लेखांकन समीकरण के मुख्य तत्व हैं, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेखांकन समीकरण के मुख्य तत्व हैं, देखो ऑप्शन देखें। पूंजी लेनदार देय विपत्र, पूंजी कैपिटल, देनदार डेटर और देय विपत्र यानी BR। तो BR हमारा नहीं है, देनदार हमारा नहीं है, इसमें केवल पूंजी आई, उत्तर नहीं होगा। नगदी स्टॉक देनदार, कैश स्टॉक, कैश ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन बैंक शेष, बैंक बैलेंस, विनियोग और BR नहीं है। तीसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है संपत्ति, दायित्व और पूंजी। ये रहा संपत्ति, दायित्व और पूंजी, तो इसका उत्तर यही है। उधार माल क्रय करने से रिक्त स्थान होगी, क्या होगा? सबसे पहले जरूरी है कि हमें आना क्या चाहिए, इसकी प्रविष्टि आनी चाहिए। उधार माल खरीदा, मान लीजिए राम से खरीदा, इतना ही लिखा है, पर्याप्त है, उधार ये राम से खरीदा। प्रविष्टि क्या होगी? जो वस्तु व्यापार में आई उसे नाम करें, परचेज अकाउंट DR। खरीदने को परचेज कहते हैं, परचेज अकाउंट DR। 2, यदि नगद होता तो कैश आ जाता, नगद नहीं है तो जिससे खरीदा उधार में आ जाएगा नाम, राम आ गया। अब देखो इसका प्रश्न है कि उधार माल क्रय से रिक्त स्थान होगी, क्या होगी? संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछना चाह रहे हैं राम। समीकरण देखते हैं हम, A बराबर L+C। माल खरीदा, संपत्ति, इस संपत्ति का नाम क्या है? स्टॉक, ये माल है। 10,000 रुपए से स्टॉक बढ़ गया, राम हमें रुपए मांगने लग गया, ये हमारा दायित्व है, राम को हमें रुपए देने पड़ेंगे। 10,000 इधर बढ़ गए, 10,000 इधर बढ़ गए, उत्तर क्या होगा? संपत्ति भी बढ़ी, दायित्व भी बढ़े। अगला प्रश्न, यदि एक व्यवसाय की पूंजी 2 लाख, लेनदार 50,000, देय विपत्र 20,000 है, तो उसकी कुल संपत्तियां होगी। देखो ये जो 3 चीजें दी गई, पूंजी कैपिटल दी, मान लीजिए 2 लाख रुपए दिए। अगला इसने दिया है लेनदार, क्रेडिटर 20,000 रुपए, और तीसरा दिया है BP 20,000 रुपए। ये तीनों ही चीजें जो है वो क्या है? दायित्व है। अब दायित्व हमें 2, 20, 20, 40, 2,40,000 दे दिए। हम जानते हैं A बराबर L+C, तो पूरी जो दायित्व की साइड है वो आई 2,40,000। हम ये भी जानते हैं कि जितना दायित्व होंगे व्यवसाय के उतनी ही उसकी पूंजी भी होगी।
तो पूंजी कितनी होगी? 240 ही होगी। यही पूछा, सॉरी, संपत्तियां कितनी होगी? 240 ही होगी। जितने दायित्व हैं उतनी ही संपत्तियां होगी। आगे आगे इसने इस बार असेट साइड दे दी है। असेट साइड के लिए क्या कह रहा है कि नगद 40,000, कैश 40,000, स्टॉक 80,000 और डेटर देनदार 30,000। ये चीजें सब किधर की है? असेट साइड की है। असेट साइड के तो 8 4 12 3 15, 1,50,000 रुपए आ गया। अब हमसे पूछा गया कि उसकी पूंजी कितनी होगी। लेनदार और दिए गए हैं, ये तो होगी आपकी संपत्तियां, और दिया गया लेनदार क्रेडिटर, वो है आपके 20,000 रुपए। अब देखो, ये संपत्ति है, यह भी संपत्ति है, यह भी संपत्ति है, और ये दायित्व है। समीकरण है A बराबर L प्लस C। असेट साइड का योग हुआ हमारा 1,50,000 रुपए। लायबिलिटी साइड जो है उसमें एक मद दी गई है L, वो है 20,000 रुपए। तो पूछा क्या है? C पूछा है। C पूछा है तो 1,50,000 में से 20,000 रुपए गए, बच गए 1,30,000 रुपए। बात इतनी है कि ये जो समीकरण हमने लिखी है, इसके इतर इस प्रश्न से कुछ नहीं बन सकता। अब इसको पूछे कैसे, वो एक अलग बात होती है। भले ही एक साइड का पूछ लिया जाए या एक साइड में से एक साइड घटवा करके पूछ लिया जाए या जोड़ करके पूछा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। A बराबर L प्लस C यदि आपको समझ में आता है तो आपको कोई भी प्रश्न ये इस टाइप का आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया इसने, निम्न में से किस खाते में कमी को डेबिट लिखा जाएगा? किस खाते में कमी को DR करेंगे? पहला ऑप्शन कैश, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर। इतने ऑप्शन आपके पास दिए गए। अब आपको ये देखना है, देखो सबसे पहले तो इसको करने का तरीका ये है कि एक चीज अलग दिख रही है, क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? दायित्व है। सीधी आपको ट्रिक लगानी है तो उत्तर तो यही है, क्योंकि 3 संपत्तियां हैं तो इनमें से तो उत्तर हो नहीं सकता। एक ही चीज जो है वही उत्तर होगी, अलग जो है वही उत्तर होगा हमेशा। ये संपत्ति और ये भी संपत्ति, ये तो है याद करने का तरीका केवल। अब देखो समझने का तरीका, हमने अभी पढ़ा था संपत्तियां जो है असेट्स का बैलेंस होता है DR, लायबिलिटीज दायित्वों का बैलेंस होता है CR। अब प्रश्न क्या है, किस चीज में कमी को DR करते हैं? असेट्स में DR करते हैं, ये ध्यान रखना। तो असेट्स में DR है, उसमें वृद्धि को DR करते हैं, कमी को तो CR करते हैं। लायबिलिटीज का बैलेंस पहले से CR है, यदि उसमें वृद्धि हुई तो CR ही करेंगे, लेकिन यदि उसमें कमी हुई तो उसको हम DR करेंगे। ये उत्तर आ गया नियमानुसार, तो यही उत्तर है क्रेडिटर। ये हमारा दायित्व है, कमी हुई तो उसको DR करेंगे। देखिए, उपार्जन आधार अवधारणा में लेखांकन किया जाता है तो किन का? देखो 2 प्रकार के आधार, 3 आधार होते हैं। पहला नगद आधार, दूसरा उपार्जन आधार और तीसरा मिश्रित होता है। तो ये 2 ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नगद आधार में केवल नगद सौदों का ही लेखांकन होता है, और उपार्जन में नगद और उधार दोनों आधार पर लेखांकन होता है। तो हमारा प्रश्न यही था, उपार्जन आधार में लेखांकन किया जाता है। उत्तर है इसका नगद लेन देनों का, उधार लेन देन का, नगद और उधार दोनों का, या इनमें से कोई नहीं, तो नगद और उधार दोनों का।
आगे, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में नियोजित नगद संपत्तियां कहलाती है। ये सबसे पहले आ गया था, वैसे ये प्रश्न दोबारा आया है, तो वो पूंजी कहलाती है, हमने पढ़ लिया था ये। व्यवसाय को निकट भविष्य में बंद नहीं किया जाएगा, यह अवधारणा है। किस अवधारणा पर ये मान्यता आधारित है आपकी? व्यवसाय को निकट भविष्य में बंद नहीं किया जाएगा, यह भावना निहित होती है निरंतरता की संकल्पना, उपार्जन, रूढ़िवादिता या पृथक अस्तित्व है। तो पहला ही उत्तर है इसका निरंतरता, यानी व्यवसाय हमेशा चालू रहेगा। हमने ये पहले भी बात पढ़ी है, निकट भविष्य में बंद नहीं किया जाएगा। कौन सी अवधारणा पर आधारित है? निरंतरता की अवधारणा। फिर आपको चार ऑप्शन कुछ भी दे, रूढ़िवादिता दे दे, सारता की संकल्पना दे दे, या आगम मान्यता संकल्पना दे दे, या और कुछ दे दे, तो हमारा उत्तर है निरंतरता की संकल्पना। इसी के आधार पर हम स्थायी संपत्तियों का क्रय करते हैं, खरीदते हैं उनको, न कि किराए पर लेते हैं। अब यदि हमें यह पता हो, ऐसा लगता हो कि हमारा व्यवसाय 2 साल चलेगा, तो हम 5 लाख रुपए की मशीन किराए पर ही ले आए, फिर उसका किराया 10, 20, 30, 50 हजार रुपए होगा। क्यों 5 लाख रुपए लगाए? लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा व्यवसाय निरंतर चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, इसलिए हम 5 या 50 लाख रुपए की भी मशीन क्रय करते हैं, खरीदते हैं, न कि किराए पर लाते हैं। लेखांकन कौन सी संकल्पना विक्रय के समय ही आय को मान्यता देती है? तो ये हमने पढ़ी थी, आगम मान्यता संकल्पना जो है वो विक्रय के समय ही आय मान ली जाती है। व्यवसाय द्वारा वर्ष दर वर्ष क्रमागत ह्रास पद्धति इस संकल्पना पर अपनाई जाती है। तो वो पूछा जा रहा है कि किस संकल्पना पर मनाई जाती है? समता या समरूपता, कुछ भी दे दी जाए, यानी एक पद्धति हमें रखनी है। ये मैंने लिखा था, यही लिखा था इधर ही इस साइड में, क्रमागत और स्थायी किस्त पद्धति, ये 2 पद्धति होती है मूल्य ह्रास लगाने की, डेप्रिसिएशन लगाने की। हमेशा हम एक ही विधि रखेंगे, क्रमागत या स्थायी, जो भी चलते हैं, लेकिन क्रमागत स्थायी विधि ही रखेंगे। क्रमागत पद्धति हम डेप्रिसिएशन की रखेंगे तो समरूपता पद्धति पर रखेंगे, समरूपता संकल्पना के आधार पर रखेंगे। वह परंपरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह परंपरा जिसमें हानियों का तो प्रावधान किया जाता है लेकिन लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता, जिसमें संभावित हानियों के लिए प्रावधान रखा जाता है परंतु संभावित आयों के लिए प्रावधान नहीं रखा जाता, तो ऐसी परंपरा है रूढ़िवादिता की परंपरा। ऑप्शन कुछ भी दे, निरंतरता की, रूढ़िवादिता की, सारता की, पृथक अस्तित्व की, कुछ भी नाम दे दे, चाहे परंपरा में से दे, चाहे आपको संकल्पना में से दे, कुछ किसी में से दे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अदृश्य संपत्ति नहीं है, अदृश्य संपत्ति नहीं है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, मशीन। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और मशीन। तो मशीन जो है वो स्थायी संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति नहीं है, बाकी चीज जो है वो अदृश्य संपत्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन दायित्व है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। ऑप्शन अदत्तव्य, बैंक ओवरड्राफ्ट, लेनदार और दीर्घकालिक ऋण, जो है ऋण पत्र जिसे हम कहते हैं, तो वो दीर्घकालीन दायित्व है। ऋण पत्रों पर जो हम उधार लेते हैं वो हमें 20 सालों के बाद तक चुकाना होता है, तो ये दीर्घकालीन दायित्व है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अदत्तव्य 1 साल में चुकाएंगे, बैंक लोन है 1, 2, 3 सालों में चुका देंगे, और लेनदार हमें 1 साल में चुकाने होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ? इटली। आगे जो प्रश्न है वो हम कर चुके हैं, द कंपेसेड रिसेप्टर के लेखक कौन है और लेखांकन का जनक किसे माना जाता है। लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ तो 1494 में हुआ। अभी जो हमने पढ़े थे वो सारे प्रश्न ये कर चुके हैं। ये पहले चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आए।
अब देखिए, मैं आपको 2013 में जो प्रश्न आया गया उसमें से जो दिए गए वो है कि लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं वस्तुपरकता या व्यक्तिपरकता या दर्ज करने की सुविधा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वैसे हमें जीवन में भी वस्तुपरक ही होना चाहिए, व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें वस्तुपरक, व्यक्तिपरक, इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन और कुछ भी दे दिया जाए या दोनों दे, तो दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। लेखांकन सिद्धांत हमेशा वस्तुपरक होने चाहिए। ये उदाहरण भी हमने दिया था। जैसे मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूं और 2 कॉपियां मेरे पास आई, मैं जानता हूं कि राम मेरा प्रिय विद्यार्थी है, पर राम का रोल नंबर 10 लिखा हुआ है, मैं केवल रोल नंबर को पहचानूं, मैं उस कॉपी में राम के नाम को नहीं देखूं, तब मैं उसका सही मूल्यांकन कर पाऊंगा। इसलिए लेखांकन सिद्धांत हमेशा वस्तुपरक होने चाहिए। दूसरा, लेखा समीकरण आधारित है लागत अवधारणा पर, व्यक्तिपरकता पर, उपार्जन आधार पर या द्विपक्ष अवधारणा पर। तो लेखा समीकरण किस पर आधारित है? लेखा समीकरण है A बराबर L प्लस C। तो 2 पक्ष दिख रहे हैं आपको, यही इसका उत्तर है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। आगे, व्यवसाय के स्वामी द्वारा, ये प्रश्न हमने किया था अभी, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत कार्य के लिए माल लिया गया तो उसमें किसको क्रेडिट किया जाता है? व्यवसाय का स्वामी जो है वो, या ऐसे मान लीजिए घर पर 2000 रुपए का माल ले गया। स्वामी तो क्या ले गया, उसका परिवार का कोई सदस्य है। बेटा आया, पापा 2000 रुपए की चीज दे दे, मना भी नहीं कर सकते। मंगाया किसने? मम्मी ने। अगले दिन व्यवसाय बंद थोड़ी करना है, तो इसलिए ये देना पड़ेगा। एंट्री तो बाद में करेंगे, पहले सामान देना है। अब देखो क्या हुआ, व्यवसाय का स्वामी जो है वो 2000 रुपए का माल घर ले गया। हम जानते हैं कि जब माल घर जाता है तो वो हो गया आहरण। चीज लाता है तो पूंजी, निकालता है तो आहरण। अब इसमें 2 चीजें हो सकती है, एक तो रुपए ले गया और दूसरा माल ले गया। तो क्या चीज गई है वो देखना जरूरी है। इस प्रश्न में माल गया है। अब यही पूछा है कि कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो इसके लिए प्रविष्टि आनी जरूरी है। ड्रॉइंग अकाउंट DR 2, यदि रुपए ले गया तो कैश, यदि माल ले गया तो टू परचेज। तो प्रश्न है कौन सा खाता क्रेडिट होगा? इस प्रश्न में माल ले गए तो टू परचेज होगा। अच्छा, इसके अलावा भी, ड्राइंग के अलावा भी, माल चोरी से नष्ट हो गया, आग से नष्ट हो गया, बाढ़ से नष्ट हो गया, या और कोई अन्य कारणों से मुफ्त नमूनों में माल बांटा, उन सब में टू परचेज ही होगा। फ्री सैंपल अकाउंट DR 2 परचेज, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, फ्लड इत्यादि कुछ भी हो